कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के अंतर्गत जो है नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, मोल कॉन्सेप्ट को लास्ट वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कवर करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप, आइसोबार और जो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यानी कि जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल्स को कवर करेंगे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो के अंत तक जो है बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक एक नंबर की लड़ाई। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे ना, आपको वो सब कवर होंगे। अब यदि बात करें परमाणु क्या है, परमाणु क्या होता है, तो आपको मैंने शुरुआत में ही महर्षि कणाद का एक जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने किसी कण को, परमाणु, सबसे सूक्ष्म कण को क्या माना था, प्रकृति के परमाणु माना था। क्या माना था? परमाणु, महर्षि कणाद ने। अब परमाणु का मतलब ये हो गया, जैसे आपको एक सबसे छोटा धूल का कण दिखाई दे रहा है उड़ता हुआ, उस टाइप की स्ट्रक्चर परमाणु है। यानी कि आप वो छोटी से छोटी कंडीशन है परमाणु यानी कि एटम, जो आप एंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, परमाणु। अब इसमें होता क्या है, परमाणु के लिए एक लाइन है, परमाणु अविभाज्य कण है, यानी कि ये सबसे छोटा है, अब इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अविभाज्य कण। ये अविभाज्य कण किसके अकॉर्डिंग है? डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है, उस डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु को क्या माना गया है? अविभाज्य कण माना गया है। फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो ये तो था दोस्तों डाल्टन मॉडल के अनुसार। अब यदि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार पूछे कि परमाणु को किस में मापा जाता है, मेजरमेंट किस में किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब, ये यूनिट है मापक, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है। अब आप सोच सकते हो माइनस में, यानी कि 1 का 10 की पावर 10वां हिस्सा क्या है आपका? परमाणु है। ठीक है, ये परमाणु, ये रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार है। और परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक को किस में मापा जाता है? तो उसके लिए एक यूनिट यूज होती है फर्मी, और एक फर्मी बराबर होता है आपका 10 की पावर माइनस के 15। तो फर्मी 15 और नाभिक को मापा जाता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। देख सकते हैं आप कितनी छोटी यूनिट है। तो इसका मतलब यदि ये आपका परमाणु है तो उसके बीच में अंदर नाभिक होगा। अब नाभिक में क्या क्या होते हैं, अब वो उसको हम देखते हैं। नाभिक के 3 मूल कण है, किसके? एटम के। एटम के 3 मूल कण है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के तीनों पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में भी जिक्र है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये मैंने एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है। ये इसके अंदर हो गया नाभिक। नाभिक में हमेशा न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसकी जो है बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है परमाणु का। आपने एक परमाणु एज्यूम करा, उसके अंदर उसका नाभिक होगा, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर चक्कर लगाएंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये इसके चारों ओर जो है गति करता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। यदि आपसे डायरेक्ट पूछे न्यूक्लियॉन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। घोस्ट पार्टिकल पूछे आपसे किसको बोलते हैं, तो न्यूट्रोनियस होता है, जो सब एटॉमिक जो है आपका कण है, सब एटॉमिक है, उसको क्या बोलते हैं? हम घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल को समझते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा इसके 2 विद्यार्थियों के साथ इसने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। यदि आपसे पूछे परमाणु का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो रदरफोर्ड से। इसने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, इसमें एक सोने की पतली पन्नी को लिया, जिस पर अल्फा कणों की बौछारें गिराई, और उसने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। इसने रिजल्ट निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि जो बौछारें कराई जा रही हैं वो सीधी डायरेक्ट निकल जा रही हैं। फिर इसने देखा कि बीच में परमाणु के नाभिक है, जहाँ से किरणें टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में आ जा रही हैं। तो इसने बोला कि बीच में कुछ ना कुछ सॉलिड पार्ट है। तो नाभिक क्या होता है? ठोस होता है, इसलिए सॉलिड माना गया। अब गामा रेज थी, जो गामा रेज या अल्फा रेज थी, क्योंकि इनके पॉजिटिव, इनकी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। क्या होती है? इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किनका यूज किया है? इसने गामा रेज का यूज किया है। तो इसने गामा रेज का भी यूज करके देखा कि कहीं नाभिक में ये किरणें तो नहीं पार हो जा रही हैं, तो ये भी वापस होके आ रही हैं, क्योंकि गामा रेज की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें इनका भी यूज करके देखा। अब नाभिक की खोज यदि आपसे पूछे किसने की, रदरफोर्ड ने की। अन्य जो पूछे आपसे, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक का नाम आता है। रदरफोर्ड के बाद गोल्डस्टीन ने परमाणु के नाभिक पर अध्ययन किया और नाभिक में प्रोटॉन की खोज की। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और नामकरण किसने किया है? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। फिर आते हैं चैडविक।
गोल्डस्टीन के बाद चैडविक ने नाभिक का अध्ययन किया और इसने न्यूट्रॉन की खोज की। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। जे थॉमसन, चैडविक के बाद नाभिक के बाहर जे थॉमसन ने अध्ययन किया और इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसके लिए आप एक फंडा पढ़ते हो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या टॉमसन, ठीक है, परमाणु की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की है? प्रोटॉन की खोज की है। और जबकि नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। तो पर से ध्यान रखना, प्रोटॉन की खोज नामकरण रदरफोर्ड का है, जबकि यदि आपको ऑप्शन में खोज में गोल्डस्टीन मिले तो गोल्डस्टीन टिक करना है। अब इनका मास कितना होता है इस पे क्वेश्चन बन चुका है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻21 kg, ये सबसे हल्का होता है। फिर प्रोटॉन का होता है 1.6725 10⁻27 kg। फिर न्यूट्रॉन का होता है 1.6648 10⁻27। इसके मैंने 2-3 डिजिट को एक्स्ट्रा लिखा है। सबसे भारी कौन सा होता है इसमें? न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में होता है प्रोटॉन। तो आपको पूछे कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो न्यूट्रॉन, उससे हल्का कौन सा है? प्रोटॉन, और उससे भी हल्का कौन सा है? साइन ऐसे लगेगा, उससे भी हल्का साइन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो तीनों के तीनों आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना। चार्ज की बात करें तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल होता है। वास्तव में जो परमाणु का भार होता है वो परमाणु के नाभिक का भार होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इन दोनों का भार ही कहाँ है? नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो परमाणु का भार किसका हो गया? जो नाभिक का भार होगा। एटॉमिक वेट बोलते हैं। एटॉमिक वेट आपको कैसे याद करने थे लास्ट वीडियो में बता दिया है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब इसमें से एटॉमिक वेट को ये लिख दिया मैंने, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का फॉर्मूला हो गया है कि जो एटॉमिक वेट निकलता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम जोड़ेंगे। और फिर होता है एक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जैसे आपने 1H1 ये पढ़ा था, परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है। हीलियम 2 पे था तो परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है। जैसे ऑक्सीजन कितने पे था? 8 पे था, तो परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होता है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यानी कि ये कंडीशन क्लियर है, प्रोटॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे या परमाणु क्रमांक पूछे, तीनों एक ही होंगे। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन बोलेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तब एक ही कंडीशन में चेंज होगा। यानी कि जेड परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों बराबर होती है। जेड पी, ठीक है, ये सब बराबर होंगे। अब इसने बोला है कि यदि जेड बराबर पी है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो परमाणु क्रमांक हो उसमें इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो सभी केस में। ऐसा नहीं होता, सभी केस में नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर लिखिए, एक्स कोई एलिमेंट है, तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक जेड है और इसका एटॉमिक वेट परमाणु द्रव्यमान ए है। तो परमाणु भार भी बोलते हैं, क्योंकि भार सिर पे होता है ना, तो भार ए, परमाणु क्रमांक जेड और प्रोटॉनों की संख्या भी यही होगा, और एक्स कोई तत्व है। अब इसी के बेस पे एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा है कि 18 आर्गन 40। तो आपको पता लगेगा नीचे 18 क्या लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसी को हम प्रोटॉन की संख्या बोल रहे हैं। ए जो ऊपर लिखा होता है ए होता है, ए क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है 40 है। तो भार जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का भार है। अब न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, प्रोटॉन की संख्या 18 है, तो 40 में से 18 घटा देंगे, न्यूट्रॉन कितना आएंगे? 22। तो हमेशा आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, यदि आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे तब नीचे, प्रोटॉन पूछे तब नीचे मारना है। जैसे ही न्यूट्रॉन पूछेगा तो ऊपर से घटा देना है, न्यूट्रॉन में नेगेटिव करना है, न्यूट्रॉन में क्या करना है? नेगेटिव घटाव करना है। ये इतना सा ध्यान रखना है, फिर आपका क्वेश्चन सही रहेगा हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट कैल्शियम, 20 कैल्शियम और 40, यानी कि इसका एटॉमिक वेट, ये इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। अब न्यूट्रॉन निकालोगे तो 40 में से 20 घटाओगे, 20 आ जाएगा। ऐसे 92 यूरेनियम का एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो। समभारिक किसे बोलते हैं? समभारिक या आइसोबार किसको बोला जाता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, जिसका भार समान हो। भार क्या हो? परमाणु भार समान हो। तो जैसे समान भार वाले या समान परमाणु द्रव्यमान वाले क्या कहलाएंगे? समभारिक। तो जब भार समान है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे लिखा हुआ है 18 आर्गन 40, 19 आर्गन 40 और 20 आर्गन 40, तो 40 तो सेम है ऊपर, तो यानी कि भार तो सेम है, समभारिक हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद समस्थानिक, समस्थानिक या आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक यानी कि जिनका स्थान क्या हो? समान हो, स्थान समान हो। स्थान किसको बताएगा? परमाणु क्रमांक को। यानी कि जब परमाणु क्रमांक समान रहेगा तो परमाणु भार क्या रहेगा? उसका अलग अलग रहेगा। तो समान स्थान परमाणु क्रमांक समान रहेगा और भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान या भार होंगे।
जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये एक एक है, परमाणु क्रमांक 1 है तो समस्थानिक हो जाएगा, और भार अलग अलग है, 1, 2 और 3 अलग अलग हैं। तो एकमात्र समस्थानिक जिसके नाम अलग अलग हैं वो किसके हैं? वो हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। जबकि आपको पूछे सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक किसे बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक किसे बोलेंगे, या आइसोटोन्स किसको बोलेंगे? क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सम न्यूट्रॉन यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। अब आपको पता है न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? ऊपर वाले नंबर में से नीचे का घटा देंगे, ऊपर में से नीचे का घटा देंगे। 3 में से गया 2, 4 में से 2 गए 2, तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आई, तो इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे इस टाइप के एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में छांटने हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। देखो जैसे सोडियम Na+ लिखा हुआ है, Mg2+ लिखा हुआ है, तो Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो मैंने नॉर्मल लिखा सोडियम 11-23 के साथ इसका परमाणु बाहर है, तो 2 8 1 हो जाएगा। अब एक इसमें त्यागेगा तो एक कम हो जाएगा, तो 2 8 बचा। ठीक है, अब इसमें कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 2 बचे हैं। ऐसे मैग्नीशियम 12 होता है, मैग्नीशियम 12 24 परमाणु बाहर हो जाएगा, 2 8 2। अब 2 इसने त्यागने हैं तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कितने बचे टोटल? 10। तो 10 इसमें है, 10 इसमें, तो एक दूसरे के क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर परमाणु और आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो उनको क्या बोलेंगे? हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक किसे बोलते हैं? आइसोटोनिक शब्द यूज होता है जिसमें समान गाढ़ापन हो, द्रव के लिए होता है आइसोटोनिक। जो आप टॉनिक वगैरह पीते हो, जैसे अनार का जूस और मौसमी का जूस एक जैसी नेचर का होता है, मतलब जब गाढ़ापन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब आम का जूस और बनाना शेक पियोगे तो एक जैसे गाढ़ापन को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बाहर घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? नाभिक से मिलती है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तब वो ऊर्जा ग्रहण करता है, और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तब वो ऊर्जा उत्सर्जन करता है, यानी कि एनर्जी को इमिट करता है। ये चीज़ें थोड़ी सी जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि इनके ऑर्बिट के बारे में बात करें, बीच में तो सेंट्रल में नाभिक होगा, उसके बाद इनकी कक्षाएं होती हैं। परमाणु की क्या होती है? कक्षाएं होती है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परमाणु की कक्षाओं का क्रम क्या होगा, तो ये हमेशा K से स्टार्ट होती है, KLMN। तो आपको चारों ध्यान रखनी है, KLMN। तो इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा बाहर, तो K में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में, M में, N में, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक सूत्र है जो बोर-ब्रोबरी ने दिया था, 2n²। अब कक्षा, पहली कक्षा को K बोलते हैं, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से रखा 2n² में 2 गुणा n का मान 1, पहली कक्षा इसका स्क्वायर करोगे 2 × 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 × 1 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2। दूसरी कक्षा L है, तो इस 2n की जगह आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। M वाली कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पे आप कोई सी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। सब सेल या उपकक्षा किसको बोलते हैं? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसे तो कक्षा बोल दी, तो सब सेल किसको बोले हैं? जिसमें इनको SPDF में दर्शाते हैं, SPDF में ये इनकी सब सेल होती है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर रहेगा हमेशा, यानी कि जो SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनका अंतर रहेगा। S उपकोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14। देखो S 2 की तरह बनेगा, ठीक है। P को जैसे 6 बना दें हम, इस टाइप से उल्टा कर देंगे, D10 और F14। तो F उपकोष में यदि आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपको इस टाइप से इसको ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं कक्षक या ऑर्बिट किसको बोलते हैं। तो जो कक्षक होते हैं उनको हमेशा बॉक्स में दर्शाया जाता है, जो आपने फिल किए होंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉक्स एक ही बनेगा, क्योंकि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, जो इस प्रकार से भरे जाते हैं। एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। अब हमें कक्षा में देखना है कि उसमें ऑर्बिट में कितने भरे जाएंगे। इनकी संख्या हमेशा n² से ज्ञात की जाती है। जैसे पहली कक्षा में कितने जो है ऑर्बिट बनेंगे? पहली कक्षा में हमेशा एक ऑर्बिट बनेगा, इसके लिए n² का फॉर्मूला लगेगा। यदि उस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2n² लगेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो हमेशा 2 गुणे से इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब जैसे पहली कक्षा में 1 होगा, दूसरी में तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, चौथी कक्षा में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S जो उपकोष था, P उपकोष था, D उपकोष था और F उपकोष था। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2,
इसमें 6, इसमें 10 और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं? एक हुंड का नियम है, हुंड वैज्ञानिक है, जिसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम भी बोलते हैं, हुंड का नियम है। इसके द्वारा बोला गया कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक एक एक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए। तो एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आएगा तब तक ये युग्मित यानी कि डबल नहीं भरे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो हमने पहले ही डबल बना दिए, ठीक है, तो ये भी प्रोसेस गलत होगा। या हमने शुरू में डबल बना दिए फिर लास्ट में डबल हो गए, बीच में छोड़ दिया, ये भी गलत होगा भरना। और जो तीसरा प्रोसेस है ये भी गलत होगा कि पहले को छोड़ दिया और सबको डबल कर दिया। लास्ट वाला देखेंगे आप, पहले एक भरा फिर एक एक सब में गया तो कितने हो गए? 5 तो चले गए इसमें, फिर 6, 7, 8, 9, तो उसको भरने के बाद लास्ट वाला खाली बचा, ये प्रोसीज सही होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है वो हमेशा किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो बोर बरोबरी का नियम 20 स्क्वायर का है, जो किसके लिए लगता है? ऑर्बिट के लिए लगता है। कक्षा, सेल या ऑर्बिट एक को ही बोलते हैं, और जो हुंड का नियम है वो कक्षक ऑर्बिटल के लिए काम करता है। एक था आपका आबाव का नियम। आबाव का नियम उपकक्षों में यानी कि सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास ऊर्जा के किस क्रम में होता है? बढ़ते क्रम में होता है। और किस प्रकार से भरे जाते हैं? तो उपकोष यानी कि सब सेल में परमाणु ऊर्जा का क्रम किस प्रकार से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको आबाव के नियम को लिखने का तरीका क्या है? आप 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6, 7 तक आप एक लाइन में लिखें, फिर एक उसका स्पेस छोड़ के सामने वाले के लिखे 2p, दूसरे से 2p, 3p, 4p, 6p, 5p, 6p, फिर p वाले से 3d, SPDF होता है ना, 4d, 5d, 6d, फिर 4f, 5f और 6f। अब इसका सीक्वेंस बनाएं। सीक्वेंस कैसे बनाना है? पहले से जाओ 1 पे 1s, फिर अगले पे जाओ 2s, फिर अगले पे जाओ 2p। तो घूमना कैसे है? ध्यान देंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, तो सीक्वेंस बनेगा ना। 1s से 2p पे गए, फिर 2p, फिर 3p, फिर 3p, 3s पे 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6x, और ये फिर 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 6f। तो इसका सीक्वेंस रहेगा, लिखने का क्रम ये रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम उपकोष में कौन सा सही है? तो कोई से भी आपको 4 दे देगा, आपको सीक्वेंस लगाना आना चाहिए अभाव के नियम के अनुसार। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है अभाव के नियम के अनुसार, वो भी देख लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 17 को 17 इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ोगे? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और लास्ट वाली में 7 रहेंगे। कितने रहेंगे? 7, तो 17 हो जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, तो 5 बचे हैं लास्ट में। तो इन्हीं को हम कक्षाओं में भरते हैं। अब अगला यदि कैल्शियम का पूछे आपसे तो 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, तो ये कैल्शियम का होता है। अब कैल्शियम को लिखने का तरीका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट वाली 4 कक्षा है तो 4s2। इस प्रकार से आपको लिखना है। यानी कि SPDF जो सब सेल हैं उसमें कैसे बटेंगे? S वाले में केवल S के आएंगे, और जो P वाला होगा उसमें S और P दोनों के होंगे, D में SPDF होंगे, और जो F वाला होगा उसमें SPDF चारों के चारों इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से आपको भरने हैं। क्रोमियम और कॉपर का दोनों का पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। क्रोमियम होता है 24, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला जाता है। कैसे? अब कॉपर का 1s2, 2s2, 2p6, तो 2, 8 हो गया, फिर 3s2, 3p6 और 3d4, तो 4, 6, 10 और 2, 12 इसमें आते हैं। लास्ट वाले में कितने बचते हैं? केवल कितना बचेगा? केवल 1 बचेगा। तो इसमें कितने आएंगे? 5 और 6, 11 और 2, 13, तो 13 आएंगे। तो 2, 8, 13, 1, क्योंकि इसको लास्ट वाले को 1 नहीं बचता, क्योंकि डी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है 4, तो 4 की वजह ग्रहण करने की वजह एक एक्स्ट्रा ग्रहण करता है 5, क्योंकि डी में आधे से 1 कम और पूरे से भी 1 कम इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेता है। तो 4 नहीं लेगा, 4 की वजह कितने लेता है? 5 ले लेता है। ऐसे कॉपर है, कॉपर भी लास्ट में जाके जो आपके 9 नहीं लेगा, 9 की वजह कितने लेगा? पूरे 10 लेगा, तो 9 वाला सीक्वेंस हट जाता है। इस प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6 और 4s2, 3d9, 4p होना चाहिए था, लेकिन 3d9 की वजह कितने लेगा? 10 लेगा। जब 10 लेगा तो s में 2 की वजह कितने बचेंगे? केवल 1 बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से हो जाएगा? 2, 8, 18, 1, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10, 4s1। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या होगा। फिर एक वैज्ञानिक है पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया है। इसने बोला है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं जो n, l,
m s इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते। जो चौथी क्वांटम संख्या होगी s स्पिन, वो हमेशा विपरीत होगी। इसलिए पॉली का अपवर्जन नियम आपको ध्यान रखना है। n l m के मान समान हो सकते हैं, लेकिन s का मान हमेशा विपरीत होगा, क्योंकि चक्रण विपरीत होता है। अब 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने बचेंगे वो सारे कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और वैलेंसी किसको बोलते हैं? वे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु ग्रहण या त्याग सकता है। तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें ग्रहण और त्याग सकता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी यानी कि संयोजकता बोलते हैं। मेटल नॉन मेटल की पहचान किस प्रकार से होती है? यदि बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन में लास्ट में 1, 2, 3 आ रहा है तो हमेशा वो क्या होगी? मेटल होगी। और यदि 4 आ रहा है तो वो नॉन मेटल या मेटल में कन्वर्ट हो सकती है। और 5, 6, 7 आ रहा है तो कन्फर्म है कि वो नॉन मेटल होगी। क्या होगी? नॉन मेटल होगी। जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम के लिए लिया हमने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 2, 8, 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? जो बाहर की वैकेंसी है 2। कोर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? इन 2 को छोड़कर 8 और 2 10। संयोजकता कितनी है? जो बाहर इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है 2। और चार्ज भी कितना होगा इस पर? +2 चार्ज होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। धातु है धातु, क्योंकि लास्ट में 1, 2, 3 आ रहा है तो धातु होगी, तो इसलिए क्या है? मैग्नीशियम धातु है। उसके बाद ऑक्सीजन लिए हमने 8 नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 2, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर की साइड है कितने हैं? 6। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो अंदर की साइड है 2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। फिर वैलेंसी कितनी है? अब इसमें वैलेंसी आप केवल 6 नहीं बताएंगे कि बाहर 6 लिखा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक को अष्टक के नियम के अनुसार 8 पूरे करने हैं। अब 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगी कितनी? 2। और चार्ज कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि जब बराबरी का रूल लगेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यदि किसी के पास 4 हो जाए और इधर 6 हैं और इधर आपके 2 हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति को खींचना आसान है और 6 को खींच नहीं सकते, बल्कि 2 ये ले सकता है। तो इसलिए नज़दीक वाले का ध्यान रखेंगे। अतः इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा। अब इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज पर आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को नई यूनिट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।